तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज बस एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये कहानी आपको तब राह दिखाएगी जब आप तमाम तरह की मुश्किलों से घिरे होंगे, बाधाएं चारों तरफ नजर आएंगी। उस टाइम ये कहानी आपको रास्ता दिखाएगी। आप जिंदगी में एक तरह से कहें तो ये जीत की गारंटी के तौर पे आपको ये कहानी मिलेगी। तो ये कहानी है डैन मेडवेल की। डैन मेडवेल कौन थे? तो ये ट्रैम्पोलियन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ट्रैम्पोलियन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरा पूरा योगदान इनका रहा। तो कहानी शुरू होती है कि एक रात को जब डैन मेडवेल अपनी प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करके और आके सोए हुए थे, तो रात को उनको एक सपना आता है। डैन को ये सपना आता है कि वो अपना ट्रैम्पोलियन परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करते समय वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, उनका हाथ छूट जाता है और उनके पैर में इतनी चोट आती है कि उनका पैर बुरी तरह से टूट जाता है। तो अब इस कहानी से वो बिल्कुल इस सपने से घबरा जाते हैं और घबरा करके रात में जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। नींद नहीं आ रही होती है, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ये कोई संकेत तो नहीं, कुछ नहीं। तो अपने आप को फ्रेश करने के मूड से वो थोड़ा अपने रूम से बाहर निकलते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा टहल के आता हूँ ताकि फिर नींद आ जाए। टहलने जब बाहर जाते हैं तो बाहर उनको देखते हैं कि एक आदमी जो बाहर बेंच बना हुआ है उस पर बैठा हुआ है। तो ये बूढ़ा सा आदमी 60-70 साल के करीब एज, जब बैठा हुआ है तो उसको वो देखते हैं, कुछ अजीब सा वो लगता है। तो उस आदमी को जब चेहरे को वो गौर से देखते हैं तो उनको लगता है कि ये वही आदमी है कि जब मैं सपने सपने को देख रहा था अपने, और सपने में जब ट्रम्पोलियन अपना परफॉर्म कर रहा था तो उस टाइम सपने में ये भी आदमी मुझे दिखा था। अब जब उनके मन में ये ख्याल आता है, आगे कुछ बढ़ चुके होते हैं, फिर वापस मुड़ के और उस आदमी को देखते हैं कि एक बार फिर से देखूं कि वही तो है ना। पीछे जब देखते हैं तो एक अजीब सी चीज़ होती है कि वो आदमी वहाँ बेंच पे नहीं होता है। सामने जो एक मकान बना होता है उसके छत पे वो जाके बैठा होता है। अब उनको इस पे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है कि अभी तो मैंने देखा नीचे बैठा हुआ था, अभी तुरंत छत पे कैसे चला गया। तो खैर उससे बात नहीं करते हैं उस टाइम। अगले दिन वो जाते हैं अपने स्कूल में, जा कर के अपने जैसे कोच डेली रूटीन में सबको बुलाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, अपना जा कर के वो परफॉर्मेंस देते हैं। और इस बार वो अपने फ्लिप में एक सुधार बदलाव लाना चाहते हैं कि अब तक वो 2 फ्लिप किया करते थे, अब वो चाहते हैं कि वो 3 फ्लिप करें। तो उनके कोच उनको सजेशन देते हैं कि देखिए जो चीज़ें असंभव हों, कहते हैं कि डैन देखो जो चीज़ें असंभव हैं उनको नहीं करना चाहिए। आज तक दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने 3 फ्लिप किया हो। तो तुम एक अच्छे एथलीट हो, अपना 2 फ्लिप तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो तुम अपना पूरा फोकस इसी के ऊपर करो। फालतू के चक्कर में मत पड़ो, जो चीज़ें आज तक नहीं हुई उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि तुमको ओलंपिक में जाना है, कुछ अच्छा परफॉर्म करना है। ये सारा मोटिवेशन उनको वो देते हैं। लेकिन उसी टाइम डैन के मन में एक और ख्याल आता है कि दुनिया में कुछ तो लोग ऐसे हैं जो आश्चर्य से भरे पड़े हैं, या सच कहें तो असंभव को भी संभव कर जाते हैं। उन्हें उसी टाइम ख्याल आता है उस इंसान का जिसको वो रात को देखे होते हैं वहाँ पे, जो बैठा था बेंच के ऊपर। और सोचते हैं कि वो इंसान जब बेंच के ऊपर बैठा हुआ था और पलों में वो छत के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ज़रूर वो कोई एथलीट रहा होगा, या सच कहें तो इतना बड़ा एथलीट रहा होगा कि उस चीज़ को कर ले रहा है, सेकंड में वो छत पे चला गया, तो इसका मतलब कि ज़रूर कुछ बहुत अच्छा वो ट्रैम्पोलिन जानता होगा। अब मिलने की इच्छा होती है, फिर से उसी जगह पे जाते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी उनसे मिला हुआ था। एक्चुअली ये होता क्या है, तो ये एक कहें तो गैस का एक गोदाम होता है वहाँ पे, और वहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहता है। अब जाते हैं, उससे मिलते हैं, पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो जब ये सवाल करते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो बूढ़ा आदमी इनसे बस एक सवाल करता है। पहला सवाल तो ये करता है कि अ, मुझे तुम ये बताओ कि डैन की तुम खुश हो? तो डैन कहते हैं कि अब ये कौन सा बेतुका सवाल है, मेरे फादर इतने बड़े लैंडलॉर्ड हैं और मेरे पास इतना धन दौलत पैसा, लड़कियां मेरे पीछे चलती हैं क्योंकि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं खुद इतना खुश हूँ, क्लबों में पार्टियाँ करता हूँ, अब इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए? तो उनको वो बताते हैं कि अगर तुमको अगर तुम खुश होते तो रात में तुम बाहर कल आए थे और आज तुम मुझसे मिलने आए, तो जब खुश हो ही सारा कुछ तुम्हारे पास है तो तुम इतना बेचैन क्यों होते? इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर एक खालीपन है। अब जब इस बात को वो सुनता है तो कहता है कि ये सब बातें आप एक दार्शनिक हुआ करते थे, सोक्रेटिस, सुकरात जिनको हम कहते हैं। तो कहता है कि अब बिल्कुल मैं ये फिलॉसफी की बातों को नहीं मानता, आप उनकी तरह बात करते हैं। और उस दिन के बाद से वो उनको सोक्रेटिस ही, उस बूढ़े आदमी को डेन सोक्रेटिस ही कहने लगता है। तो अब होता ये है कि दूसरे दिन फिर डेन जाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए।
मन में वही वो इंसान घूमते रहता है। तो फिर आते हैं अगले दिन प्रैक्टिस करके, फिर शाम को उससे मिलते हैं। शाम को उससे मिलते हैं तो वो आदमी खड़ा होता है एक टेबल के ऊपर और कहता है कि तुम अभी तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। जब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे सिखा दीजिए ट्रैम्पोलिन, तो कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं और तुम अभी सीखने के लायक हुए ही नहीं हो। जब इस बात को ये सुनता है डैन, तो कहता है कि आप मेरे अंदर कमी गिना रहे हैं और मैं तो कितनी भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपसे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अब इस बातों को सुनता है तो कहता है कि और दूसरी चीज़ ये कि देखो, तुमने एक चीज़ और बताया कि तुम्हारे अंदर घमंड भी है। अब इससे तो क्या होता है कि वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होता है तो अब जो ये सोक्रेटिस जिनको कह रहा होता है, सोक्रेटिस क्या करते हैं कि उसको एक थप्पड़ लगाते हैं। जब थप्पड़ लगाते हैं तो वो गुस्सा हो करके और इनके ऊपर वार करता है, लेकिन कभी भी इसका एकदम कहे तो टच ही नहीं कर पाता है उस इंसान को। अब इसको लगता है कि ये तो बहुत बड़े कोई एथलीट हैं, कोई जाने मेरे गुरु बनने के लायक हैं। दो चीज़ें और करता है वो, कि जब वो बूढ़े आदमी के घर जाता है तो एक बार बिना उनको परखने के लिए, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसका वार उनको नहीं लगता है, तो परखने के लिए उनके ऊपर 2 रिंच फेंकता है और इस तरह से फेंकता है, रिंच मतलब जिससे हम नट बोल्ट वगैरह कसते हैं, तो वो 2 रिंच ऐसे फेंकता है कि उनको बिना बताए, और वो बूढ़े आदमी को देखता है कि वो बिना देखे उसकी तरफ, और दोनों बार वो पकड़ लेते हैं। अब इसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये एक अच्छा गुरु मेरे लिए साबित हो सकते हैं। अब इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब जब वो बताते हैं कि देखो, पहला स्टेप्स तो ये कि तुम अपने अंदर के घमंड को दूर करो। फिर जाता है स्कूल में वही अपना पुराना कोच उनके पास, और एक डेली का एक रूटीन हो गया है कि डेली आता है इनके पास और शाम को इनसे कुछ बातें करता है। अभी तक इन्होंने उसको सिखाना शुरू नहीं किया है। अब फिर तीसरा चौथा दिन जब आता है, चौथे दिन आता है और कहता है कि आप मुझे सिखाना शुरू करें कि कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम अपने खालीपन को समझो, अपने आप से बात करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना स्वमूल्यांकन करो, और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि खुशी क्या है। क्योंकि एक बार मैंने तुमसे पूछा था कि तुम खुश हो, तो तुमने मुझे जवाब दिया था और वो जवाब बिल्कुल गलत था। तो उसको इशारा करते हैं कि जाओ उस कार पे बैठ जाओ, जब तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे लोगे कि खुशी क्या है, तो मैं तुम्हें सिखाना शुरू कर दूंगा। अब वो जाता है उस कार पे बैठता है, वहाँ सामने एक कार पड़ी होती है, उस पर बैठता है, सोचने लगता है कि क्या खुशी होती है। रात भर बैठा रहता है, सुबह एक प्यारा सा कपल उधर से गुजरता है और उनको देख के उसको लगता है कि खुशी यही है कि इस पल को जो जिए, प्रेजेंट में जो जिए, वही सबसे खुशी इंसान है। वो जाता है, वो फिर से उनके पास बताता है सोक्रेटिस को कि मैंने उत्तर मिल गया मुझे कि जो इंसान वर्तमान में जीता है वो सबसे ज़्यादा खुश है। अब वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ कि मैं तुम्हें सिखाना तब शुरू करूँगा कि जब तुम ये जितने ज़्यादा शराब वगैरह पीते हो ये सब छोड़ दोगे, बिल्कुल शाकाहारी बन जाओगे, तो अब मतलब बिल्कुल एकदम सदाचार पे आ जाओगे, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल हो रहेगा, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना सीखोगे। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि इन सब चीज़ों का उससे क्या लेना देना। एक बार गुस्सा होकर के वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन इन सब से क्या हो जाएगा, मैं तो ये सब करते हुए भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है, तब अगले दिन से तुम उस पुल के ऊपर, एक पुल उसको दिखाते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक पुल है, वहाँ आ जाना प्रैक्टिस के लिए। अगले दिन जब प्रैक्टिस के लिए उस पुल पे जाता है तो पुल पर से वो बिना बताए उसको धक्का मार देते हैं, वो नीचे पानी में गिर जाता है। गुस्से में बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, जा करके उनसे बहस करने लगता है। तो कहते हैं कि देखो, दूसरी कमी ये क्रोध, अब तुम्हें अपने क्रोध को दूर करना है। इसके मन में सारा कुछ ये चल रहा था कि ये क्यों इतनी सारी चीज़ें मुझे बेफालतू की बता रहे हैं। अब होता ये है कि फिर वो उसको समझाते हैं कि देखो, मैं तुम्हें आज तक इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहा था, क्योंकि एक परफॉर्मर, एक जब प्लेयर होता है, एक जो ये योद्धा होता है, योद्धा का ध्यान हमेशा अपने युद्ध की तरफ, अपनी लड़ाई की तरफ, पूरा फोकस अपने गोल की तरफ होना चाहिए। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा, आधा ध्यान उधर जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड होगा, आधा ध्यान उधर जाएगा। तो मैं तुमको कुछ और नहीं, बस मेडिटेशन सिखा रहा था कि हाउ टू मेडिटेट, कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस किया जाए। और जब तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा, तुम्हारी एनर्जी इसी की तरफ लगेगी और तुम स्वतः ही बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओगे। अगले दिन इसको अमल में लाता है डेन, जाता है जब अपने स्कूल में सब कुछ साइड करके बिल्कुल मेडिटेट होकर के और परफॉर्म करता है। सारे लोग परफॉर्मेंस को देख करके ताली बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, डेन भी बहुत खुश होता है। तो अब धीरे धीरे
होता ये है कि जब इसने सारा चीज़ छोड़ दिया है, बिल्कुल शाकाहारी बन गया है, इसका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन होना शुरू होता है और धीरे-धीरे इतना कमज़ोर हो जाता है वो कि अब इसकी एक फ्रेंड होती हैं जॉय, उनसे बोलता है कि देखो सोक्रेटिस के पास मैं गया, उसने ऐसा सजेशन दिया, उस वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया और मुझे तो लग रहा है कि अब ये सब कुछ बकवास ही था। जॉय कहती है कि नहीं, उसने बिल्कुल गलत कहा, आपको अपना जो भी खाना है वो खाइए, और क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे चलेंगे। थोड़ी देर के लिए उसकी बातों में आ जाता है, अब सोक्रेटिस के पास जाना छोड़ देता है, फिर से शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है। होता है ये है कि उसका नतीजा कि एक दिन जब अपने बाइक से जा रहा होता है नशे में, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, एडमिट हो जाता है और डॉक्टर उसको आके बताते हैं कि तुम्हारा अब तो तुम प्रैक्टिस भूल ही जाओ, अब अपना स्पोर्ट्स गेम तो भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा पैर 1 2 नहीं 13 जगह से फ्रैक्चर हुआ है, तुम चलने के भी काबिल नहीं हो और तुम 2 महीने बाद उठ के चलने के काबिल होगे। 2 महीने हॉस्पिटल में रहता है, जब चलने के काबिल होता है, बाहर निकलता है, ज़िंदगी बदल चुकी है। जब जाता है अपने कोच के पास स्कूल में, कोच उसके बताते हैं कि देखो ओलंपिक के लिए तो तुम्हारा नाम जाना था, लेकिन हम लोगों ने वापस ले लिया है, क्योंकि अब तो तुम ज़िंदगी ही बचा लो वही बहुत है। लाइफ रहेगी, बहुत सारे दूसरा कोई लक्ष्य पे फोकस करना, वहाँ किस्मत आजमाना। एक दिन मन में फिर आता है, जाता है सोक्रेटिस के पास, जब दुखी हो जाता है तो। होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तभी हमें परमात्मा परमात्मा याद आते हैं या गुरु याद आता है। सोक्रेटिस के पास जाता है और कहता है कि आप बोलिए क्या करना है, कौन सी किसकी सेवा करनी है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की ज़िंदगी किसी के सेवा के काम में लगा दूँ। सोक्रेटिस तब उसको बताता है, ये सारी बातें डेन रो करके सोक्रेटिस के आगे कहता है। सोक्रेटिस उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि अब तुम सही मायने में एक प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो और अब तुम अब पूरा फोकस करो अपने गेम के ऊपर। वो कहता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, और क्योंकि ओलंपिक में मेरा नाम जाएगा ही नहीं, वो लोग तो पहले ही मेरी याचिका को खारिज कर चुके हैं, मेरा नाम काट चुके हैं। वो कहता है कि एक काम करना, कल उस पहाड़ी पे आना, मैं तुमको पहाड़ी पे ले चलूँगा और वहाँ पे तुमको एक कीमती चीज़ दूँगा। जब वो आता है अगले दिन, उसको ये बूढ़ा आदमी जिसको सोक्रेटिस कहता है, जो इसके गुरु हैं, लेकर के साथ में जाते हैं उस पहाड़ी के ऊपर। जब उतना कठिनाई से चढ़ करके पहाड़ी पे जाता है तो मिलता क्या है, तो वहाँ गुरु उठा करके बस एक छोटा सा पत्थर हाथ में रखते हैं। वो कहता है कि क्या मैं इसी के लिए ऊपर आया था? तो वो कहते हैं इसी के लिए ऊपर नहीं आए थे, मैं ये समझाने आया था कि जिस तरह से तुमने अपना कर्म किया, मेरे बताए रास्ते पर तुम चले और मिला तुम्हें क्या यहाँ आने के बाद पत्थर। तो अगर तुम ओलंपिक की प्रैक्टिस करते, ओलंपिक लोग जीते हैं, कितने लोगों को गोल्ड मेडल मिला हुआ है, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है, वहाँ 1 2 दिन उसकी खुशी होती है, फिर वो खुशी भी खत्म हो जाती है, वो गोल्ड मेडल एक पत्थर की तरह हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? अब डेन सोचने लगता है, तो डेन सोचता है तो उसी टाइम उसके मन में विचार आता है कि नहीं, इसका मतलब गुरु ने मुझे संदेश दिया है कि हमारा काम है बस चलते रहना, कर्म करते रहना। और ये बताता है उनको कि मैं समझ गया आपकी बात, आपका मतलब है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, उसको सोक्रेटिस बोलते हैं कि बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि योद्धा इसीलिए पैदा होता है कि उसका एक ही नसीब, एक ही चीज़ होता है कि आप अपना कर्म करते रहिए। आप लड़ने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में, आप लड़िए, आप फाइट कीजिए, बाकी चीज़ों अंजाम के बारे में आप मत सोचिए। अगले दिन वो जाता है और खुद अकेले ही प्रैक्टिस करना शुरू करता है, कंटिन्यू एकदम पूरे डेडिकेशन से वो लगा रहता है उसमें। और जब उसके वो कोच आते हैं, कहते हैं कि डेन तुम्हारा तो नाम खारिज हो गया, अब तुम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तो कह रहा है कि खिलाड़ी किसी परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस नहीं करता, किसी से कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस नहीं करता, खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है क्योंकि ये उसका कर्म है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा है कि अपना कर्म करते जाओ। करते रहता है, करते रहता है। एक दिन जब ओलंपिक कमेटी की उसके ऊपर नज़र जाती है, उसके खेल को देख करके कि आज ये कहता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अभी उसके खेल में इतनी परफेक्शन आ जाती है, इतनी परफेक्शन की कमेटी फिर से उसका नेम आगे फॉरवर्ड करती है कि इतना तो ये इंजर्ड होने के बाद जब इतना अच्छा कर रहा है, इसके जैसा तो काइल भी नहीं कर सकता। काइल उस टाइम का बहुत अच्छा प्लेयर था। काइल के नाम को कट करके इनका नाम फॉरवर्ड किया जाता है और डेन मिडविल क्या होता है, तो ओलंपिक में एक इतिहास रचते हैं और गोल्ड मेडल जीत करके अपने देश के लिए लाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक आत्मकथा लिखी अपनी बुक में। उनकी बुक भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको एक नई दिशा देगी। ये ज़रूर बताएगी कि आप मेडिटेट रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मुसीबतें आपका हौसला नहीं तोड़ सकती हैं और सबसे बड़ी बड़ी बात कि लक्ष्य के ऊपर फोकस रखिए। किस तरह से फोकस रखिए कि उसके अलावा मन में और कोई विचार ना हो। जब आप एक काम कर रहे हो तो पूरा फोकस काम के ऊपर जाए। आप क्रोध न लाएं, घमंड न लाएं, अपने ऊपर कोई भी अहंकार मन में ना रखें। उम्मीद करता हूँ सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपका धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत 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 आभार।